अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होगे और पढ़ रहे होगे। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटॉल। शेप ऑफ ऑर्बिटॉल। अब माइंड में बड़ी कंफ्यूजन आती हैं। ऑर्बिटॉल का लफ्ज़ सुनकर माइंड में बड़ी ही कंफ्यूजन आती हैं। एक कंफ्यूजन तो ये है कि क्या ऑर्बिटॉल फिजिकली कोई चीज़ है। क्या ऑर्बिटॉल खुद कोई चीज़ है। किस चीज़ को कहते हैं भाई ऑर्बिटॉल। ये चीज़ आपको क्लियर होगी इस लेक्चर के बाद। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कि एग्जिस्टेंस ऑफ शेप कि जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटॉल, क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इसका आंसर है दैट देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटॉल। फिर हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम ये कहते हैं कि जो पाथ है ना इलेक्ट्रॉन का, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज visualized। ठीक है। इट इज visualized in certain shapes। ठीक है। और वो शेप्स हैं बेसिकली शेप्स ऑफ ऑर्बिटॉल्स। ठीक है। सबसे पहले तो अब हम चलते हैं कि ऑर्बिटॉल की डेफिनेशन क्या है। ऑर्बिटॉल खुद है क्या चीज़। तब हमें समझ आएगी कि ऑर्बिटॉल की जो हम शेप की बात कर रहे हैं वो बात हम क्या कर रहे हैं। ऑर्बिटॉल की डेफिनेशन ऐसे हम लिखते हैं दैट एन ऑर्बिटॉल इज a region in space, the region in 3D space where electron finding probability is maximum। ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटॉल। ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन 3D स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये वो जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से अवे चले जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है। तो ऑर्बिटॉल की आपको समझ आ गई। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है उस रीजन को हम क्या करते हैं, विजुअलाइज। ठीक है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज विजुअलाइज्ड इन सर्टेन शेप्स। ठीक है। उस विजुअलाइजेशन को हमने बोला शेप ऑफ ऑर्बिटॉल। ठीक है। वरना बात यह है दैट देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटॉल। ठीक है। फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, हमने विजुअलाइज किया है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक हो गया। चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द बाउंड्री। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 100% बिल्कुल, फॉर एग्जांपल ये है ना एस ऑर्बिटॉल, तो क्या आपको लगता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या इस एस ऑर्बिटॉल में 100% रहता है, इसी ऑर्बिटॉल में ही घूमता रहता है, क्या 100% ऐसा होगा? नहीं, 100% ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटॉल बजाते खुद कोई फिजिकल चीज है ही नहीं। ठीक है। और जो चीज फिजिकल नहीं होती, जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। समझ आई मेरी बात। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, हम यहाँ पर ये लिखेंगे नो डेफिनेट बाउंड्री एग्जिस्ट। ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि ये कंप्लीट एक विजुअलाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट एक विजुअलाइजेशन है। आप जो चीज़ एक एग्जिस्ट ही नहीं करती फिजिकली, आप उसकी बाउंड्री सेट नहीं कर सकते।
ठीक है, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, कुछ ना कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे पीछे हो भी सकता है। तो इससे क्या मतलब हमें पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है दैट कि जो फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटॉल है, ठीक है, उस ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस ऑर्बिटॉल के अलावा की जो जगह है, ठीक है, उसके अलावा की जो जगह है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, चाहे आप न्यूक्लियस से जितना भी दूर चले जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो जीरो होगी। तो ये बात याद रखना। अच्छा, अब हम चलते हैं यूज की तरफ कि ये जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटॉल्स हैं, इनका यूज ही क्या है जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि फलां ऑर्बिटॉल की फलां शेप है। तो इसका यूज ये है कि दैट दे हेल्प अस विजुअलाइज, दे हेल्प अस विजुअलाइज how electron density is distributed, how electron density is distributed around the nucleus, around the nucleus। ठीक है, चलो, अब मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज शेप ऑफ एन एटम, कि एक एटम की जो शेप है, ठीक है, वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो द ओवरऑल शेप ऑफ एन एटम, इस बारे में ये याद रखो दैट ओवरऑल शेप of an atom is the combination of all its orbitals. The combination of all orbitals। ठीक है, सब ऑर्बिटल्स का जब आप कॉम्बिनेशन लेते हो तब आपको पता चलता है कि एक एटम की शेप क्या है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि जब आप उन सब का एवरेज निकालते हो तो हम ये कहते हैं कि एटम की जो शेप है दैट इज स्फेरिकल। क्या? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप निकलती है जब आप उन सब का एवरेज ले लेते हो। चलें भाई, स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब एस ऑर्बिटल में सबसे पहले शेप, एस ऑर्बिटल की क्या शेप होती है भाई? स्फेरिकल शेप। क्या होती है भाई? स्फेरिकल शेप। अब हम इसको पेपर पर स्फेयर तो ड्रॉ कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई? रिप्रेजेंट करते हैं इसको बाया सर्कल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे है शेप जो है वो स्फेरिकल है। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द साइज। अब एस ऑर्बिटल का जो साइज है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है दैट फॉर एग्जांपल आप 1s और 2s को कंपेयर करते हो, तो जो 2s है, ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा देन 2s से ज़्यादा किसका होगा? 3s का होगा। 3s से ज़्यादा साइज किसका होगा? 4s का होगा। जितना शेल नंबर बढ़ता है उसके ऑर्बिटल्स का साइज भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो साइज का ये रिलेशन आपने पढ़ लिया विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, साइज तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन अब जो कौन सा ऑर्बिटल है इनमें से जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है? ऑब्वियस बात है, वन का एस। वन एस से दूर है टू एस, टू एस से भी दूर है थ्री एस, थ्री एस से भी दूर है फोर एस। ठीक है, चलो जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। अब इसमें सीन ये है दैट नोडल प्लेन हम किसे कहते हैं? इट इज बेसिकली द रीजन और द स्पेस, द स्पेस कह लो, बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। ठीक है, where probability of finding electron is zero, where probability of finding electron is zero। ठीक है,
इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन है। ठीक है, नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ठीक है, अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिमेट्री। क्या ये जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक होता है या एसिमेट्रिक होता है? ये होता है सिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, सिमेट्रिक इन नेचर, यानी हर एक्सिस में इक्वली स्प्रेड आउट हुआ पड़ता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तीनों एक्सिस में इक्वली और सिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब जो एस है, एस ऑर्बिटल, उसके लिए एल की वैल्यू क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू है जीरो। ठीक है, तो अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। नो मैटर टू विच शेल इट बिलोंग्स, उस एस ऑर्बिटल की हमेशा एल वैल्यू भी जीरो होती है और एम वैल्यू भी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, चलो अब नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, हर शेल में एक एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ईच शेल हैज वन एस ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें वन ये वाला नहीं लिखते, वन दूसरे वाला लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है जी, क्या लिखेंगे भाई? वन। ठीक है, तो हर शेल के अंदर, लॉजिकल बात है, हर शेल के अंदर एक एक एस ऑर्बिटल होता है। वन एस, टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस। ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर नियर द न्यूक्लियस, ग्रेटर नियर द न्यूक्लियस फॉर एस ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इट डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, बट ये याद रखना, इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली बात बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, ये कभी भी जीरो पे नहीं जा सकती, चाहे आप जितने लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओ फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इस वजह से, और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है दैट हम लोग कहते हैं कि कोई इसकी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है ऑर्बिटल की। ठीक है, ये हम लोगों ने इमेजिनरी विजुअलाइजेशन की हुई है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि किसी जगह पर जीरो हो गई है बिल्कुल। ठीक है, ये बात याद रखना। और इसी लाइन से हम ये इन्फर करते हैं दैट जो एटम है उसकी बाउंड्री नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री ऑफ एन एटम। ठीक है, नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री ऑफ एन एटम। ठीक हो गया, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज एनक्लोजर ऑफ वॉल्यूम। एनक्लोजर ऑफ वॉल्यूम, इसमें हम ये कहते हैं कि वी ड्रॉ अ लाइन अराउंड द आउटर एज, वी ड्रॉ a line around the outer edge. ठीक है, enclosing the volume, enclosing the volume where electron spends 95% of its time। ठीक है, कितना? 95% of its time। यानी देखो, ऑल द बाउंड्री तो इतनी कोई नहीं है खास, लेकिन हमने इतना तो नोट किया है कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है उस हिसाब से वो हमने ना एक प्रिडिक्ट कर ली कि ये एक आउटर बाउंड्री है। ठीक है, इससे बाहर भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है लेकिन वो मैक्सिमम भी 5% अपने टाइम का होगा,
कि जो टोटल टाइम है उसमें से 5% में भी टाइम वो ना बाहर स्पेंड करे इस लाइन से। बाकी 95% जो टाइम है वो इस वॉल्यूम के अंदर स्पेंड करता है, जो कि हमने आउटर एज को इमेजिनरी विजुअलाइजेशन से क्रिएट करके बनाया है। ये वो जगह है थ्री डी स्पेस में, ठीक है, जो ये वो वॉल्यूम है बेसिकली थ्री डी स्पेस में जिसमें इलेक्ट्रॉन 95% ऑफ द टाइम रहता है, ठीक है। तो ये बात याद। मूविंग टूवर्ड्स द पी ऑर्बिटॉल्स नाउ। सबसे पहली बात तो ये है दैट पी ऑर्बिटॉल जो है उसकी शेप क्या है। इसकी शेप है बेसिकली एक डम्बेल शेप। क्या चीज़? डम्बेल शेप। डम्बेल शेप, ठीक हो गया। अब लोब्स पर आ जाते हैं। जो एक पी ऑर्बिटॉल है ना, जो एक पी ऑर्बिटॉल है उसके पास दो लोब्स होती हैं। कितनी? दो लोब्स। देखो फॉर एग्जांपल ये बनाता हूँ, तो एक ये लोब है, एक ये लोब। मूविंग टुवर्ड्स द साइज। साइज का सेम वो रिलेशन है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ हम ऊपर पढ़ के आए हैं एस ऑर्बिटॉल के लिए। और वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं कि 2p, ठीक है, ये सबसे छोटा है पी ऑर्बिटॉल्स में से। देन आता है 3p, देन आता है 4p, देन आता है 5p, ठीक है, एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, जो पी ऑर्बिटॉल है उसका साइज बढ़ रहा है। शेप कांस्टेंट है, शेप में फर्क नहीं आएगा, लेकिन साइज में फर्क आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के वो किस शेल से बिलोंग करता है। चलो, अच्छा, अब वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स में आप क्या लिखोगे? ठीक है, पहली बात तो ये कि इसके लिए एल वैल्यू क्या है? वो है 1। एल वैल्यू क्या है? 1 फॉर पी ऑर्बिटॉल। अब अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना चाहो इसके लिए, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो पी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स होते हैं? पी ऑर्बिटॉल में तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जी। तो -1, 0, +1, ठीक है। ये किसकी वैल्यूज होंगी? ये हो सकती हैं वैल्यूज, द पॉसिबल वैल्यूज फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एम, -1 से 0 और +1, ठीक है। ये वैल्यूज किसके लिए हो सकती हैं? एम के लिए हो सकती हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटॉल्स। क्या डी जनरेट ऑर्बिटॉल्स ये होते क्या हैं? सच ऑर्बिटॉल्स विद Power off. different orientation in space but same shape and energy, same shape and energy, ठीक हो गया, कि शेप और एनर्जी सेम होते हैं। चलो, शेप पे इतना एम्फेसिस करने के बजाय मेन जो इसमें एम्फेसिस हम करते हैं वो एनर्जी पर है, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल्स। चलो जी, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। पी के लिए कितने हैं? तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जी। चलो, ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं जी। द डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, द डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ पी ऑर्बिटल determines its ज्योमेट्री। मतलब इसकी ज्योमेट्री का फैसला क्या करेगा भाई? इसका जो डायरेक्शनल करेक्टर है, यानी इसकी डायरेक्शन। पी एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, पी वाई अलोंग वाई एक्सिस होता है, पी जी अलोंग द जी एक्सिस होता है, ठीक है। तो उसकी जो ज्योमेट्री है उसका फैसला कौन करता है? इसका डायरेक्शनल करेक्टर। इसका ओरिएंटेशन, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड करती है इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। एंगल्स की तरफ आते हैं भाई। यहाँ पर हम ये लिखते हैं दैट पी एक्स, पी वाई एंड पी जी are present mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, लेकिन यहाँ पे आएगा वन अनदर ना, ठीक है।
इंग्लिश थोड़ी प्रिसाइज करते हैं तो वन अनदर, क्योंकि ईच तो आता है जब दो के दरमियान बात हो। तो ये क्या है भाई, वन अनदर। ये तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। और अलोंग द थ्री कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जी, ठीक है। एक एक्स एक्सिस में होता है, एक वाई एक्सिस में होता है, एक जी एक्सिस में होता है। और आपने नोट किया होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये तीनों एक्सिस भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके एंगल्स 90 डिग्री पे हैं। हर ये जो तीनों में से ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स पी वाई के साथ भी 90 है, पी एक्स का पी जी के साथ भी 90 डिग्री है, पी वाई का पी एक्स के साथ भी 90 है, पी वाई का पी जी के साथ भी 90 है, ठीक है। तो हर तरह से 90 डिग्री का एंगल है इनके दरमियान, ठीक है। चलें जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल्स होते कितने हैं? डी ऑर्बिटल्स आर 5 इन नंबर, ठीक है, 5 इन नंबर। और अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो वो क्या क्या है भाई? डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर, ठीक है। ये 5 हैं बेसिकली। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, और वो ये है शेप। दे आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप। पीछे हम जो पढ़ते आए हैं पी ऑर्बिटल्स, उनमें आइडेंटिकल शेप थी, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क था। यहाँ पर नॉट आइडेंटिकल इवन इन शेप, ठीक है, नॉट आइडेंटिकल इन शेप, ठीक है। अब जो पहले चार हैं, लाइक जो चार ऑर्बिटल्स हैं डी के, वो सारे डबल डम्बल इन शेप हैं। 4 ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बल और सॉसेजेस लाइक, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सॉसेजेस लाइक। चार की तो शेप जो है वो ये है। अच्छा, अब जो उनमें से एक डबल डम्बल है, ठीक है, ईच ऑर्बिटल आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, इन चार के अलावा, लाइक ये जो चार है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, डी जी स्क्वायर को छोड़कर, इन चारों में क्या है? डबल डम्बल आता है। तो आउट ऑफ दीज 4 ईच ऑर्बिटल हैज 4 लोब्स। कितने लोब्स हैं भाई? हैज 4 लोब्स। ऑब्वियस बात है, जब पहले एक डंबल था, एक डंबल किस में होता था? पी में। एक डंबल किस में होता था? पी में। उसमें क्या था? एक पी ऑर्बिटल था, तो उसमें एक डंबल होता था, तो उसकी 2 लोब्स होती थी। कितनी लोब्स होती थी? 2 लोब्स। अब यहाँ पर क्या सीन है? यहाँ पर सीन ये है दैट एक जो ऑर्बिटल है डी का, जी स्क्वायर को छोड़ के, उसके पास 4 लोब्स हैं, ठीक है। कितनी लोब्स हैं? 4। जबकि जो डी जी स्क्वायर है, ठीक है, डी जी स्क्वायर हैज 2 लोब्स, ठीक है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स। अच्छा, जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक है उसने एक और शेप को नाम दिया है, ठीक है, और वो नाम है क्लोवर लीफ शेप, ठीक है, क्लोवर लीफ शेप, ठीक है जी। जबकि उसने ये कहा है कि जो डी जी स्क्वायर है, डी जी स्क्वायर, इट हैज डम्बल शेप। व्हाट? डम्बल शेप, यानी वो जो सिंगल डम्बल होता है, ठीक है, सिंगल डम्बल। अब एक बात याद रखना कि ये जो डबल डम्बल है, ये इतनी कोई ज़्यादा कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी नहीं है, ऑल्दो ये बुक में ही मेंशन्ड है, लेकिन इससे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, कि अगर ऑप्शंस में डम्बल आ जाता है, ठीक है, और वो पूछ लेते हैं डी जी स्क्वायर का कौन सा शेप है इसकी, तो आप क्या वहां पर मार्क करोगे कि डी जी स्क्वायर की डम्बल शेप है या फिर बाकियों की डम्बल शेप है, बाकी चार की? तो जो बाकी चार हैं उनकी ऑल्दो डबल डम्बल है, ठीक है, उनकी ऑल्दो डबल डम्बल है, लेकिन आमतौर पे हम डबल डम्बल का जो वर्ड है वो यूज़ कर नहीं रहे होते हैं, ठीक है। हम डम्बल यूज ही सिंगल, एज अ सिंगल यूज करते हैं, ठीक है। और वो डम्बल किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली पी ऑर्बिटल को। तो जो डी जी स्क्वायर है ना, उसके पास क्या होता है? सिंगल डम्बल। क्या होता है? सिंगल डम्बल। इसीलिए तो हमने ये बोला है कि उसके पास 2 लोब हैं,
ठीक है। अब इसके साथ एक और बात देख लो, दैट ये जो डी जी स्क्वायर है, ठीक है, डी जी स्क्वायर हैज टू एग शेप्ड लोब्स, टू एग शेप्ड लोब्स, ठीक है, प्लस एक इसके अंदर क्या होता है, डोनट शेप या रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डोनट और रिंग शेप्ड लोब इन सेंटर, ठीक है। सेंटर में एक डोनट शेप या रिंग शेप्ड लोब होती है। अब इसकी अगर मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूं तो वो ये है, समझ आई? ये क्या है, डी जी स्क्वायर है। और एक और बात की जाती है, वो ये है दैट जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इट रिजेंबल्स शेप ऑफ डी एक्स वाई। जो डी एक्स वाई की शेप है ना, उस जैसी शेप कुछ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होती है, सही है। चलो अब हम चलते हैं स्पेशल ओरिएंटेशन की तरफ। किसकी तरफ? स्पेशल ओरिएंटेशन। अच्छा, तो जो तीन डी ऑर्बिटॉल्स है ना, थ्री डी ऑर्बिटॉल्स, जो पहले तीन है एक्स वाई वाई जी और एक्स टी, ठीक है, वो लाई करते हैं बिटवीन द एक्सिस, लाई बिटवीन द एक्सिस। मतलब फॉर एग्जांपल डी एक्स वाई है ना, डी एक्स वाई, तो वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान कहीं लाई करेगा, ठीक है। उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। ये है ना एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल, ये है ना वाई एक्सिस, तो वो ये नहीं होगा कि भाई इसके ऊपर लाई कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। वो इसके दरमियान कहीं लाई करेगा। कैसे? ये एक लोब है और ये इसकी दूसरी लोब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो इसके कहीं दरमियान लाई करेगा, ठीक है। तो तीन का तो ये सीन होता है, एक्स वाई वाई जी और एक्स जी, उन तीनों में ये सीन होता है दैट थ्री डी ऑर्बिटॉल्स लाई बिटवीन द एक्सिस। अब यहाँ पे ये वाला थ्री जो है थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, नो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखना चाहिए प्रॉपर अल्फाबेटिकली, दैट थ्री डी ऑर्बिटॉल्स, ठीक है, तीन डी ऑर्बिटॉल्स बेसिकली बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। और अदर टू, यहाँ पर लिखेंगे टू डी ऑर्बिटॉल्स lie on the plane, on the axis, sorry, on the axis, ठीक है। अब जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वो किस पे रहता है भाई? वो रहता है एग्जैक्ट एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। ये क्या है भाई? ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। ये ऑन द एक्सिस होता है। इसी तरह जो डी जी स्क्वायर है, आप फॉर एग्जांपल समझ लो ये आपका क्या है, जी एक्सिस, ठीक है। इमेजिन कर लो कि ये आपका जी एक्सिस है, तो इस जी एक्सिस के ऊपर एक लोब होगी, ठीक है, और उसके ऊपर एक सर्कल होगा। तो ये क्या है, डी जी स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन। तो इनकी जो फर्दर रिप्रेजेंटेशन है उनको स्टडी करने के लिए आप एक दफ़ा बुक से लाजमी देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से विजुअल आइडिया हो जाए। चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिलेशन टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि दैट डी ऑर्बिटॉल स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम n इक्वल टू थ्री। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री होता है तब जाके हम डी ऑर्बिटॉल की तरफ आते हैं, ठीक है। n इक्वल टू टू के लिए डी ऑर्बिटॉल नहीं होता, n इक्वल टू वन के लिए डी ऑर्बिटॉल नहीं होता, ठीक हो गया। चलो, तो पहली बात तो आपने समझ ली दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम n इक्वल टू थ्री। और दूसरी बात, साइज की बात आ जाती है, दैट साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हम पहले भी स्टडी करके आ चुके हुए हैं, ठीक है, दैट अगर आप ये देखो, थ्री डी, फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर करोगे इनके साइजेस को, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साइजेस बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में क्या कहना है भाई? ये जो पॉइंट है ये बेसिकली नोडल प्लेन में ही डिस्कस हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम नोडल प्लेन के साथ ही डिस्कस करेंगे। टिल देन हम इसको ऊपर लेकर आते हैं। लेबल ऑफ लोब्स के जो लोब्स हैं उनको आप लेबल कैसे करते हो, ठीक है। तो लेबल हम ऐसे करते हैं दैट जो एक बेसिकली ये है ना डम्बल, उसकी एक लोब पॉजिटिव है एक लोब नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे हम इसको लेबल करते हैं, ठीक है। इन वन डम्बल, ठीक है, वन लोब इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। ये लेबलिंग ऑफ लोब्स है, ये भी आपको आना चाहिए। और ये पॉइंट बेसिकली सिन टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये भी सिन टेक्स्ट बुक में साथ लिखा है कि ईच लोब इज लाइक अ पियर, ईच लोब इज लाइक अ पियर, ठीक है, आड़ू। तो अभी पहले हमने इसी को रिलेट किया था विद द एग, और अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं विद द पियर, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द नोडल प्लेन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द नोडल प्लेन के नोडल प्लेन क्या होता है, ठीक है। द पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर टू lobes meet each other has electron finding probability equal to zero, equal to zero. This is called as nodal plane. अब लास्ट पर डी जी स्क्वायर के बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि दैट डी जी स्क्वायर हैज़ अ डिफरेंट शेप but is mathematically equivalent, mathematically equivalent to other 4d orbitals. मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक सम प्रॉपर्टीज, लाइक जैसे टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, सच एज टोटल एनर्जी आर सेम एज अदर 4d orbitals, एज अदर्स कर लेते हैं। यानी उसकी शेप तो डिफरेंट है लेकिन मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। अब वो मैथमेटिकल इक्विवेलेंसी कैसे प्रूव होती है ये तो हमारे स्कोप से बियॉन्ड है, लेकिन उसकी कुछ हद तक उन्होंने हिंट ये दी है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जस्ट लाइक द टोटल एनर्जी, और वो किससे मिलती हैं, अदर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा गया मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है डी जी स्क्वायर भी। ऐसे नहीं हमने बिल्कुल ही एक अलग सी चीज को जो है वो डी ऑर्बिटल्स में डाल दिया, सही है। चलो, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग दैट इज एफ ऑर्बिटल्स। क्या चीज, एफ ऑर्बिटल। सबसे पहले तो आ जाती है शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो शेप इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डी, ठीक है, इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर एफ ऑर्बिटल की लोब्स कितनी है, ईच एफ ऑर्बिटल हैज टोटल ऑफ 8 लोब्स। कितनी, 8 लोब्स। एक एफ ऑर्बिटल के पास ही 8 लोब्स हैं। तो अंदाजा लगाओ स्ट्रक्चर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और ये वाली बात बेसिकली बीटीबी में आपको मेनली मिलेगी, ठीक है, कि उसके अंदर 8 लोब्स होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रिलेशन टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। एलिमेंट्स विद एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर लेस देन, क्या, लेस देन 57, लेस देन 57 डोंट
यूज एफ ऑर्बिटल, डोंट यूज एफ ऑर्बिटल। और अभी तक आपने सिलेबस में ज़्यादा जिन एलिमेंट से वास्ता पढ़ा है वो पहले 20 एलिमेंट्स हैं। इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर आपको पहले 20 एलिमेंट्स तरतीब से याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 57 तो बहुत ही बड़ा नंबर है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो उन वो तो एफ ऑर्बिटल यूज ही नहीं करते 57 तक जब तक एटॉमिक नंबर ना आ जाए, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिलेशन टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो एफ ऑर्बिटल है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सॉरी फ्रॉम n इज इक्वल टू 4, ठीक है। फोर्थ शेल से बेसिकली जाकर एफ ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा ये कि जो इसका भी साइज है, ठीक है, साइज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात हो गई जो हम हर जगह पढ़ के भी आए हैं। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा उतना हम बेसिकली कहेंगे कि साइज बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और ये ऑर्बिटल्स होते कितने हैं? 7 इन नंबर, ठीक है। एफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7 इन नंबर। तो 7 एफ ऑर्बिटल्स विच मीन्स 7 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो 7 डिफरेंट डायरेक्शंस हुई, जबकि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस थी? 5 डिफरेंट डायरेक्शंस थी। पी ऑर्बिटल्स में कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस थी? 3 डिफरेंट डायरेक्शंस थी। जबकि एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शनल नहीं था, एस ऑर्बिटल वाज नॉट डायरेक्शनल।